हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 14 में एक्सरसाइज 14.1 और 14.2 को लास्ट वीडियोस में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 14.3। ठीक है बच्चों, और टॉपिक चलेगा हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे अभी भी नए आए हैं, जाइए कमेंट सेक्शन में बच्चों एक कमेंट पिन किया हुआ है मैंने। पिन कमेंट क्या होता है सर? सबसे ऊपर जो कमेंट आ रहा होगा उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोर पे क्लिक करिए, वहाँ पूरा बच्चों सिलेबस वहाँ पे ओपन होके आएगा। हर एक चैप्टर का लिंक वहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का मिल जाएगा। ऊपर जो लिंक मिलेंगे वहाँ हमने चैप्टर्स को पढ़ाया हुआ है, और नीचे आपको जो लिंक मिलेंगे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक मिलेंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप जरूर लगाएं। फिर भी अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7503644171 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको लिंक यहाँ से सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज फिर से क्लास हमने यहाँ प्रोजेक्टर पे ली है, बिकॉज मैंने आपको बताया स्टैटिस्टिक्स में बहुत कुछ लिखना है, बनाना है, तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्लास को प्रोजेक्टर पे करा रहे हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये पीडीएफ हमने ले लिया है प्रोजेक्टर पे। पेज नंबर 247 में टॉपिक स्टार्ट होता है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ थ्योरीज वगैरह है, ये आपको स्टैटिस्टिक्स में पढ़नी ही पड़ेंगी। ठीक है ना, तो इसको पढ़ते हुए चलिए। आप भी अपनी बुक सामने रख सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बाय टेबल्स हैज बीन डिस्कस्ड। आपने देखा हमने दो तरीके की टेबल बनाई, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो अनग्रुप्ड थी, और दूसरी वाली ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसको हमने पढ़ना सीखा, कई तरीके के न्यूमेरिकल किए, जिससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती थी, जैसे कि स्टूडेंट की कितने परसेंट स्टूडेंट की हाइट 165 सेंटीमीटर के ऊपर है या नीचे है, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन हमको मिला करती थी, याद है? तो ये चीज़ है, ठीक है ना। तो बच्चों टेबल से पहले ही हम डेटा को रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं। अब हम किससे सीखेंगे? पिक्चर्स बना के, यानी कि ग्राफ बना के। ठीक है, और यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, देखिए कह रहा है कि नोट, लेट अस टर्न आवर अटेंशन टू अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इट इज वेल सेड दैट वन पिक्चर इज बेटर देन अ 1000 वर्ड्स। तो ऐसे ही कोट लिखा हुआ आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि हजारों शब्दों से अच्छा क्या है, हमारे सामने एक पिक्चर हो। पिक्चर हमें ज्यादा एक्सप्लेन करती है। तो इसलिए अब हम बढ़ रहे हैं कहां पर? रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को ग्राफिकल मेथड से करेंगे। ग्राफ आप बनाएंगे, इसका पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे ड्रॉ करा करेंगे। ठीक है, देखिए यूजुअली कंपैरिजन अमंग द इंडिविजुअल आइटम्स आर बेस्ट शोन बाय मींस ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो आपको अलग अलग आइटम्स या अलग अलग डेटा का जो कंपैरिजन है वो कैसे देखने को मिलेगा? ग्राफ की हेल्प से इजीली देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा, इसके लिए अभी हम एग्जांपल यहां पर लेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, कह रहा है द रिप्रेजेंटेशन देन बिकम्स इजियर टू अंडरस्टैंड देन द एक्चुअल डेटा। ठीक है, तो इस तरीके से एक्चुअल डेटा मतलब जो रॉ डेटा आपको मिलता है ना, रॉ डेटा का अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर लें, उसका पिक्चर बना लें, तो हमें उस पिक्चर से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है रादर देन रॉ डेटा देखने से। ठीक है ना, तो अब हम देखते हैं कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कितने तरीके के हैं हमारे सिलेबस में। वी शैल स्टडी द फॉलोइंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन दिस सेक्शन। ठीक है, तो आपको पढ़ना क्या क्या है बच्चों? यहाँ पर पहला रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में। पहला पढ़ना है आपको बार ग्राफ, दूसरा आपको पढ़ना है हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड ऑफ वेरिंग विड्थ। बच्चों ध्यान से चेक करिए, दोनों टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो हिस्टोग्राम बनाना है यूनिफॉर्म विड्थ का, और दूसरा बनाना है आपको वेरिंग विड्थ का। वेरिंग मतलब जिसकी विड्थ क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, हिस्टोग्राम कौन सा वाला, जब विड्थ कैसी करेगी आपकी, वेरी करेगी। ठीक है ना, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक को। सबसे पहले लेते हैं हम बार ग्राफ्स। आप अपनी बुक में एग्जांपल नंबर 5 देखिए, एनसीईआरटी में कह रहा है इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9। पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 मतलब भाई कोई सेक्शन होगा क्लास 9 का, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए बी सी, कोई सेक्शन होगा क्लास 9 का। 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ एंड द फॉलोइंग ग्राफ्स वाज प्रिपेयर्ड फॉर द डेटा सो ऑब्टेन्ड। ओके सुनिए, किसी सेक्शन में गए, सपोज 9th ए क्लास में गए हम लोग, और हमने वहाँ 40 स्टूडेंट्स थे। हमने वहाँ से पूछा, भाई एक एक को खड़ा करके हमने, भाई तुम खड़े हो जाओ, बताओ तुम्हारा बर्थ वाला मंथ कौन सा है। तो किसी बच्चे ने बोला, भाई मेरा तो बर्थडे कब आता है, जैन में। मेरा बर्थडे कब हुआ था, जैन मंथ में। कोई बोलता है मेरा फेब में हुआ था, कोई बोलता है मेरा मार्च में हुआ था। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बच्चों ध्यान से चेक करिए कि इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं, तो आपको ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो भी लिखा हुआ है, तो ये क्लियरली आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, अब दिख रहा है। चलो ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर हमने क्या बनाई, हमने यहाँ दो एक्सेस बनाई। ये हो गई आपकी एक्स एक्सेस और ये हो गई आपकी वाई एक्सेस। ठीक है ना, एक्स एक्सेस पे आप वेरिएबल्स रखेंगे। ध्यान दें स्टूडेंट्स, एक्स एक्सेस पे आप क्या रखेंगे, वेरिएबल्स। अब देखिए कुछ नई चीजें आ रही हैं बच्चों यहाँ पर। एक्स एक्सेस पे हम लोग को रखना है क्या, वेरिएबल्स, और वाई एक्सेस पे हमें वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स को रखना है। क्या रखना है, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। अब ये सब क्या बातें हैं बताता हूं मैं आपको। वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, यानी कि वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है। अब वेरिएबल क्या होता है बच्चों,
जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती। अब ध्यान से चेक करो, एक्स एक्सिस पे वेरिएबल ही तो है, ध्यान से चेक करो, क्योंकि देखो कुछ बच्चों का जन्म कौन से मंथ में होता है, जैन मंथ में, कुछ बच्चों का फेब मंथ में। तो ये जो बच्चों का बर्थ का जो मंथ है ये वेरी कर रहा है, ये चेंज कर रहा है। कुछ बच्चों के लिए तो उनका जो बर्थ वाला मंथ है वो मार्च है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए उनका जो बर्थ वाला मंथ है वो मई है, कुछ बच्चों के लिए उनका बर्थ वाला मंथ क्या है, जून है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल्स बोल रहे हैं। किसको वेरिएबल्स बोल रहे हैं, ये जो एक्स एक्सिस पे हमने मंथ्स को दिखाया है ना, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, तो ये सब क्या है, वेरिएबल्स हैं। अब इन वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है अगर हम आपसे पूछें, ठीक, जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल जो जैन है, जैन मंथ जो कि वेरिएबल है एक तरीके का, मतलब मंथ यहाँ पे वेरिएबल है, जैन अपने आप में वेरिएबल नहीं है, लेकिन एक्स एक्सिस पे जितने भी मंथ दिखाए गए हैं वो वेरिएबल्स हैं, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए, अलग अलग बच्चों के लिए उनका मंथ, बर्थ का जो मंथ है वो क्या है, अलग अलग है। बात समझेंगे नहीं, इसलिए हमने इसको क्या बोला, मंथ्स को हमने क्या बोला, वेरिएबल। तो एक्स एक्सिस पे हमने मंथ्स ऑफ बर्थ रख दिया, जिनको हमने क्या बोला, वेरिएबल्स। तो याद रखिएगा वेरिएबल्स को कहाँ लेते हैं, एक्स एक्सिस पे। हाँ, अब इसको पढ़ना सीख लो बच्चों। जैसे कि हमने पूछा कि भाई इस बार ग्राफ को, अच्छा बार ग्राफ में क्या होता है, एक चीज और देखिए, आपको बार्स दिखाई पड़ेंगे। बार क्या होते हैं, लंबे लंबे रॉड जैसा कुछ, है ना। तो ये देखिए लंबे लंबे आपको रॉड जैसा कुछ दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इनका बार नाम हमने रखा। अब इसमें खासियत क्या है, बार्स ऑफ इक्वल विड्थ। बच्चों ध्यान से चेक करो, इनकी विड्थ यानी कि इनकी जो चौड़ाई है, रेक्टेंगुलर बार्स आपको दिखाई पड़ेंगे ना, रेक्टेंगल शेप की। ये देखिए, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ठीक है ना। और खास बात है, सबकी विड्थ क्या है, सेम है। चेक करो, इसकी जितनी चौड़ाई है उतनी ही इसकी चौड़ाई है, उतनी ही इसकी चौड़ाई है, उतनी ही इसकी। तो याद रखिएगा यहाँ पर बार तो है, ठीक है, ये बार ग्राफ है, लेकिन इसमें जो बार्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं रेक्टेंगुलर बार्स, उनका विड्थ कैसा है, इक्वल है, सेम है, ठीक है। बात समझिए। चलिए आइए इसको जरा पढ़ना सीख ले। ये हमने बोला एक्स एक्सिस पे वेरिएबल्स है और वाई एक्सिस पे क्या है, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, अगर हम आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि इस ग्राफ को आप देख के बताइए कि जैन मंथ में कितने बच्चों का जन्म हुआ, देखिए 3 बच्चों का। आ गया पढ़ना, चेक करो ना, ये बार की हाइट कहाँ तक जा रही है, 3 तक। तो जैन मंथ में 3 बच्चों का जन्म हुआ, करेक्ट, ठीक है। फरवरी मंथ में कितने बच्चों का जन्म हुआ, 4। तो आइए जरा जोड़ते जाते हैं, 3 बच्चे कवर हो गए जिनका जन्म कहाँ हुआ, जैन में, ठीक है। फिर फेब में कितने बच्चों का जन्म हुआ, 4, ठीक है। फिर नेक्स्ट चेक करिए जरा, मार्च में कितने बच्चों का जन्म हुआ, 2, ठीक है। फिर अप्रैल में कितने बच्चों का जन्म हुआ, 2, ठीक है। नेक्स्ट है मई मंथ में कितने बच्चों का जन्म हुआ, 5, ठीक है। और प्लस नेक्स्ट देखिए जून मंथ में कितने बच्चों का जन्म हुआ, 1, ठीक है। इस तरीके से जब आप करते करते सारा पढ़ लोगे, ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 40। क्योंकि टोटल कितने बच्चों का यहाँ पर चेक किया गया, बताइए। हाँ, मंथ ऑफ बर्थ कितने बच्चों का चेक किया गया, 40। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 40। कोई डाउट है? तो अगर हम पूछें कि जैन मंथ, जो कि एक वेरिएबल है, मंथ क्या है यहाँ, वेरिएबल है, जैन मंथ क्या है, एक तरीके का वेरिएबल है। अब बताइए इस वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, तो जवाब है 3, करेक्ट। फेब मंथ एक तरीके का क्या है, वेरिएबल है, तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी है, 4। कोई डाउट है बताइए? तो वैल्यूज कहाँ आ रही है वेरिएबल्स की, वाई एक्सिस पे, करेक्ट। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर आप लोग, तो हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ और इस ग्राफ को देख के हम लोग इन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। सभी बच्चों के पास तो बुक तो होंगी, ठीक है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, तो ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन करता है, ऑब्जर्व द बार ग्राफ गिवन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे 2 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, इस बार ग्राफ को देख के दोनों का आंसर आपको देना है। तो बच्चों पार्ट 1 कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। यानी कि बच्चों नवंबर क्या है, एक तरीके का वेरिएबल है, इस वेरिएबल की वैल्यू पूछी है आपसे। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये देखिए नवंबर वाले में जाइए, नवंबर वाले में कितना आ रहा है आंसर, 4, करेक्ट। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो आंसर इज 4 स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। यानी कि नवंबर मंथ में कितने बच्चों ने जन्म लिया, 4, ठीक है। तो हाउ मेनी की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 4 स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर आंसर हो गया बच्चों पार्ट 1 का आंसर, 4 स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर, और यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे, करेक्ट। पार्ट 2 देखिए, कह रहा है इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न। बच्चों यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, आप देखते ही पहचान जाएंगे, जिस वेरिएबल की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, वही इसका आंसर होगा। अब चेक करो, एक्स एक्सिस पे ये सारे वेरिएबल्स हैं, कौन से वेरिएबल की वैल्यू सबसे ज्यादा है, अगस्त। अगस्त का बार सबसे ज्यादा हाइट पे, और यहां से रीडिंग लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे ख्याल से 6, है ना। चेक करिए, सही मैं बोल रहा हूं, ठीक है। चेक करिए ये 6, ठीक है। यानी कि इन विच मंथ, तो आंसर इज इन अगस्त मंथ, इन अगस्त मंथ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर बोर्न, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
वर बॉर्न। कोई डाउट है बताइए? हाँ, और कितने स्टूडेंट्स हैं अगस्त मंथ में जिन्होंने जन्म लिया? तो आंसर इज टोटल 6 स्टूडेंट्स। चेक करो अगस्त में कितने स्टूडेंट्स हैं? 6। कोई डाउट है? तो यहां से आपने क्या सीखा? इस एग्जांपल से आपने ये देखा कि अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो बहुत ही आसानी से हम डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं, वहां से हम जानकारी बहुत आराम से ले सकते हैं। खुद दिमाग लगाओ बच्चों। एक बात बताओ, अगर ये डेटा ऐसे रॉ डेटा होता, इधर बिखरा बिखरा पड़ा होता और हमारे पास बार ग्राफ ना होता, तो सोचिए हम आपको पूछते कि बताइए कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा बच्चों ने जन्म लिया, तो आप उसमें ढूंढते, है ना, कि कौन सा मंथ है। हाँ, अगस्त कितनी बार आ रहा है ना, कितने बच्चों ने बोला अगस्त, तो आप उसमें से ढूंढते, तो आपको टाइम लगता। तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है ना, फटाफट हमने पिक्चर इसकी बना ली तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई, जो सबसे ऊंचा आ रहा है उसी की वही हमने आंसर कर दिया यहाँ पे। कोई डाउट है बताइए? कर लीजिए। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 6 को देखिए आप लोग। नेक्स्ट, अ फैमिली विद अ मंथली इनकम ऑफ 20,000 हैड प्लान द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर पर मंथ अंडर वेरियस हेड्स। ओके, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? कह रहा है किसी मंथली की फैमिली इनकम कितनी है? 20,000 रुपीज, और वो प्लान करते हैं वेरियस हेड्स पे। हेड्स मतलब कहाँ कहाँ उन्हें खर्च करना है, कौन कौन से मुद्दों पे खर्च करना है, ठीक है। और एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, पर मंथ उनका खर्च अलग अलग हेड्स पे किस हिसाब से है। बच्चों इसकी एक टेबल आपको देखिए दी हुई है, टेबल 14.5, तो सभी बच्चों को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ आगे पीछे जाऊँगा क्लासरूम में, क्योंकि पीछे से मुझे प्रोजेक्टर चलाना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आप लोगों को दिख रहा है ये टेबल। पहले टेबल को अच्छी तरीके से देख लीजिए और टेबल को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर हेड्स हैं, ठीक, और यहाँ एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज़ है, इन 1000 रुपीज़ है, बात समझिए जरा। एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज़ मतलब पढ़ने का तरीका सुधार लीजिएगा, ऊपर यूनिट भी आपको दी हुई है, ठीक है। देखिए हेड्स, ग्रोसरी, ग्रोसरी पे कितना खर्च होता है? 4 4 रुपये थोड़ा खर्चा होता होगा, लिखा है ना इन 1000। ओके, तो 4000 कहाँ खर्च होता है बताइए? ग्रोसरी पे। रेंट पे कितना है? 5000। एजुकेशनल ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चे जो हैं उनकी एजुकेशन पे कितना खर्च होता है? 5000। मेडिसिन पे कितना खर्च होता है? 2000। फ्यूल पे 2000। एंटरटेनमेंट पे, मूवी वगैरह देखने जाते होंगे या कुछ और भी एंटरटेनमेंट की चीज़ें, 1000। मिसलेनियस मतलब इधर उधर के छोटे मोटे खर्चे 1000। करेक्ट। तो ये आपको टेबल पढ़ना आ गया। आइए बच्चों देखते हैं कि करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो ध्यान समझो, आप एक चीज़ देख रहे हो इस क्वेश्चन में कि आपको यहाँ पर बच्चों कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई, कुछ डेटा दिया कि ग्रोसरी पे कितना खर्च होता है 4000, रेंट पे कितना खर्च होता है 5000, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन पे कितना खर्च होता है 5000, ठीक है ना। और आपको यहाँ पर इसका बार ग्राफ बनाना है, और बार ग्राफ हम जब बनाएंगे तो वो इसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा, एक पिक्चर बन के आ जाएगी हमारे सामने, और उस पिक्चर से हम लोग फटाफट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए जरा दिखाते हैं हम आपको कि इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करेंगे। तो इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करने से पहले बच्चों मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर बताइए वेरिएबल कौन है? वेरिएबल कौन है? हेड्स। हेड्स क्या है? वेरिएबल। और यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यूज क्या है? एक्सपेंडिचर है। ध्यान से चेक करो बच्चों, हेड्स क्या है? यहाँ वेरिएबल है। तो ये हो गया आपके वेरिएबल। इनको आप कहाँ रखोगे? एक्स एक्सेस पे, और इनको आप कहाँ रखोगे? वाई एक्सेस पे, ठीक है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ठीक। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम इसको एक्स एक्सेस पे रखेंगे और किस तरीके से हम इसकी वैल्यूज को वाई एक्सेस पे रखा करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, इस थ्योरी को आप पढ़ा करिए बच्चों, ठीक है। ये जो एनसीईआरटी में थ्योरीज लिखी रहती हैं इसको आप जरूर पढ़ते हुए चलिए। फटाफट देख लीजिए, कह रहे हैं कि वी रिप्रेजेंट द हेड्स वेरिएबल ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सेस। हॉरिजॉन्टल एक्सेस मतलब एक्स एक्सेस, चूजिंग एनी स्केल। चूजिंग एनी स्केल का मतलब बच्चों समझिए जरा कि आप 1 सेंटीमीटर में 1 हेड ले सकते हो। बात समझो जरा, देखो जरा यहाँ पे, ये देखिए ये आपका एक्स एक्सेस है, ठीक। आपने सभी बच्चों ने ग्राफ पेपर तो देखा हुआ है, ठीक। देखिए ये 1 सेंटीमीटर है, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर इसी तरीके से ये 6, ये 7। तो आपको क्या करना है? आपको 1 सेंटीमीटर में क्या लेना है? 1 हेड लेना है, ठीक। यानी कि 1 सेंटीमीटर विड्थ में क्या आएगा? ग्रोसरी आएगा। नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर हेड में क्या आएगा? रेंट आएगा। इस तरीके से चलता जाएगा। और वाई एक्सेस पे आपको 1 सेंटीमीटर में 1000 रुपीज ले लीजिए, तो 2 सेंटीमीटर में 2000 रुपीज आ जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर में 3000 रुपीज आ जाएगा। कोई डाउट है कि नहीं? बताइए। हाँ बताइए। हाँ, यूनिट आपके ऊपर होती है, आप यूनिट कुछ भी ले सकते हैं। ये पूछ रहे हैं कि 2 यूनिट भी ले सकते हैं। हाँ आप ले सकते हो। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्या ले सकते हो आप? 1000। आप इसके लिए परेशान ना होइए, अभी हम आपको सिखाएंगे। धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल इसमें आते जाएंगे, जिसमें आपको यूनिट्स लेना ही बहुत भारी पड़ जाएगा, तो वो हम आपको सिखाएंगे, उसके लिए आप परेशान ना होइए, ठीक है ना। अब इसकी कुछ बच्चों एनसीईआरटी की थ्योरीज आप लोग पढ़ते हुए चला करिए। कह रहा है कि वी रिप्रेजेंट द हेड्स वेरिएबल ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सेस चूजिंग एनी स्केल। चूजिंग एनी स्केल का मतलब समझ रहे हो ना कि 1 सेंटीमीटर में 1 हेड लेना हो तो 1 सेंटीमीटर में ले लो, 2 सेंटीमीटर में 1 हेड को लेना हो तो 2 सेंटीमीटर में ले लो। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। कह रहा है कि द विड्थ ऑफ द बार इज नॉट इंपॉर्टेंट। बार की चौड़ाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर है कि 2 सेंटीमीटर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन
हर एक बार की विड्थ क्या होनी चाहिए, सेम। नहीं समझ में आई बात? हाँ, हर एक बार जितने भी बार आपको दिखाई पड़ेंगे, अगर 1 सेंटीमीटर की विड्थ है तो सब में 1 सेंटीमीटर की आनी चाहिए, अगर 2 सेंटीमीटर की तो सब में 2 सेंटीमीटर की आनी चाहिए। वी टेक इक्वल विड्थ्स फॉर ऑल बार्स एंड मेंटेन इक्वल गैप्स इन बिटवीन देम। ठीक है, हर एक बार के बीच में अगर आपने 1 सेंटीमीटर का गैप रखा है तो 1 सेंटीमीटर का गैप रखिए, 2 का रखा है तो 2 का रखिए। फिर से सुन लीजिए, सभी बार ग्राफ्स की विड्थ क्या होनी चाहिए, सेम हो, कितनी भी, 1 सेंटीमीटर हो, 2 सेंटीमीटर हो। आपने 1 सेंटीमीटर में 1 हेड लिया है तब भी सही है, अगर आपने 2 सेंटीमीटर में 1 हेड लिया है तब भी सही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, वेरिएबल्स को आपने 1 सेंटीमीटर में दिखाया है कि 2 में दिखाया, ये मैटर नहीं करता, यानी कि विड्थ, हाँ, यानी कि विड्थ ऑफ द बार ग्राफ मैटर नहीं करती है, लेकिन हर एक बार की विड्थ क्या होनी चाहिए, सेम। और 2 कॉन्सेक्यूटिव, 2 लगातार आने वाले बार के बीच में गैप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो यही बात लिखी हुई है। बट फॉर क्लियरिटी वी टेक इक्वल विड्थ्स फॉर ऑल बार्स एंड मेंटेन इक्वल गैप्स इन बिटवीन देम। लेट 1 हेड बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 यूनिट। माना कि एक हेड को हम 1 यूनिट यानी कि 1 सेंटीमीटर से दिखाते हैं। ठीक, नाउ वी रिप्रेजेंट द एक्सपेंडिचर ऑन द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, एक्सपेंडिचर को आप कहां दिखाओगे, वाई एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस मतलब वाई एक्सिस पे। सिंस द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर इज व्हाट, 5000 रुपीज। अगर आप ध्यान से अपनी टेबल देखोगे तो उसमें मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कितना था, 5000 रुपए, तो 1 यूनिट में इन्होंने कितना ले लिया है, 1000। अब ध्यान से चेक करो, यहीं पे ध्यान देना है। अगर 1 यूनिट में कितना है, 1000, तो बोथ साइड आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 यूनिट्स में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5 यूनिट्स में क्या हो जाएगा, 5000। चेक करो, बोथ साइड आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 यूनिट इज इक्वल्स टू व्हाट, 2000। अब समझ गए हो ना? ठीक, तो ये चीज है, ऐसे हम लोग यूनिट डिसाइड किया करेंगे। ठीक, उसके बाद कह रहा है टू रिप्रेजेंट आवर फर्स्ट हेड ग्रोसरी वी ड्रॉ रेक्टेंगुलर बार विड्थ। अब ये सब ठीक है, ये हम आपको आइए ग्राफ में यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, सभी बच्चों के पास टेबल होगी, ठीक है ना, बुक में, और आप इस बार ग्राफ को देखिए, ये दिख रहा है सबको? ठीक है, इस बार ग्राफ को बच्चों सब लोग देखिए। यहाँ पे आपने क्या रखा हुआ है, वेरिएबल्स को। यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, हम लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस, ऑन अपने ग्राफ पेपर पे लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ध्यान से चेक करिए, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 हेड। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 हेड, मतलब 1 सेंटीमीटर किसको दिखा रहा है, ग्रोसरी को, या रेंट को, या एजुकेशन को, या मेडिसिन को। और फिर हम हेडिंग लगाएंगे ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या है बच्चों, ध्यान चेक करो, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, 1000 रुपीज। नहीं समझ में आई बात? तो ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर या फिर 1 यूनिट भी लिख सकते हो आप इसको, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, रुपीज 1000। ये यूनिट अगर आप नहीं लिखेंगे एग्जाम में तो आपको आंसर नहीं मिले, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे वहां पर, क्योंकि देखिए ये हमारे सामने जब आ गया, टेबल देख के आपने बना तो लिया, बना लोगे ना? ध्यान से चेक करो जरा, ग्रोसरी पे कितना खर्च होता था, बोलिए 4000। तो टेबल देख के लिखेंगे, ठीक है, तो इसको हम कहां तक ले जाएंगे, 4 तक। नहीं समझ में आई? और विड्थ कितनी रखेंगे, 1 की। ये बात आप सामने वाले को बताओ तो कि एक्स एक्सिस पे जो वेरिएबल्स हैं 1 यूनिट में हमने 1 हेड लिया है। ठीक, अब सामने वाला ये 4 तक पढ़ेगा, इसको ग्रोसरी को ऐसा 4 तक पढ़ेगा तो क्या सोचेगा, 4 क्या, 4 लाख की 4000 की 4 रुपीज क्या। तो आपको बताना पड़ेगा कि ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, 4000 ना सॉरी 1000। 1 सेंटीमीटर में 1000, तो 2 सेंटीमीटर में 2000, 3 सेंटीमीटर में 3000, 4 सेंटीमीटर में 4000। कोई डाउट है बताइए? अब आप चेक कर लो, रेंट कहां तक जाएगा, 5000 तक, एजुकेशन कहां तक जाएगा, 5000 तक, इसी तरीके से मेडिसिन का कहां तक जा रहा है, 2000, टेबल से देख के बना रहे हैं। फ्यूल कहां तक जा रहा है, 2000, एंटरटेनमेंट 1000 और मिसलेनियस 1000। अब बताइए, ये जो आपके सामने बच्चों यहाँ पर बार ग्राफ बना हुआ है, ये ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। अब डेटा दिया था, उससे हमने बार ग्राफ बना लिया। बार ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी हमने, यूनिट्स को लिखना। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, अब यहां पर आप एक इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पर ये देख रहे हैं कि जैसे कि देखिए मेडिसिन में कितना खर्च होता है बताइए, 2000। अब अगर हम आपसे पूछेंगे एजुकेशन में कितना खर्च होता है, तो आप बोलोगे 5000। हमने कहा थोड़ा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करो, तो आप बोलोगे देखो भाई, जो एजुकेशन में जो खर्च होता है वो मेडिसिन का 2 टाइम्स से भी ज्यादा खर्च होता है। चेक करो, मेडिसिन कितने की आती है उनकी, 2000 की, और एजुकेशन में कितना खर्च होता है, 5000। ठीक है, यानी कि 2000 का भी 2 टाइम्स कर दो। मेडिसिन कितने की आती है, 2000, सॉरी मेडिसिन कितने की आती है, 2000। ठीक, तो 2000 का भी अगर हम 2 टाइम्स कर दें कितना आता है, 4000। उससे भी ज्यादा एजुकेशन में खर्च करते हैं, यानी कि दवाइयों से ज्यादा कहां लग रहा है, एजुकेशन में। तो इस बार ग्राफ को आप देख के अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन यहां से दे सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बार ग्राफ को पढ़ा करते हैं। और क्या खास बात है बच्चों इस बार ग्राफ में, सभी बार ग्राफ की विड्थ क्या है, सेम है, और 2 बार ग्राफ के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर का, हर बार 1 सेंटीमीटर का। कोई डाउट है बताइए? ठीक है, तो ये स्टडी हमने कर ली इसकी।
नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हिस्टोग्राम। अब ये हिस्टोग्राम क्या होता है बच्चों? देखिए हिस्टोग्राम में आपको एक सॉलिड फिगर दिखाई पड़ेगा, बहुत ध्यान दें। हिस्टोग्राम क्या होगा? एक सॉलिड फिगर होगा। अब ये सॉलिड फिगर क्या होता है सर? सॉलिड फिगर क्या होता है सर? ये वो वाला सॉलिड नहीं, फिजिक्स वाला कि आप 3 डायमेंशनल में सोच रहे हो। बनेगा तो 2D में ही, बनेगा तो 2D में ही हमारे ग्राफ पेपर में ही, लेकिन सॉलिड होगा बच्चों। सॉलिड का मतलब ये है कि आपको एक रेक्टेंगल के बाद दूसरा रेक्टेंगल कॉन्टिन्यूस नजर आएगा, फिर तीसरा रेक्टेंगल नजर आएगा, फिर नेक्स्ट रेक्टेंगल, फिर नेक्स्ट रेक्टेंगल, फिर नेक्स्ट। इसमें कोई भी 2 रेक्टेंगल्स के बीच में गैप नजर आपको नहीं आएगा। जैसे बार ग्राफ में हमें गैप नजर आता था। क्यों बार ग्राफ में गैप नजर आता था? क्योंकि बच्चों जो बार ग्राफ था, याद करिए, बार ग्राफ आपके कौन से टेबल को दिखाता था? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को दिखाता था। लेकिन हिस्टोग्राम किसको दिखाएगा? फ्रीक्वेंसी। सुन लो, फिर से बता रहा हूं, बार ग्राफ बच्चों किसको रिप्रेजेंट करता था? देखिए मैं यहां पे नोट भी कर दे रहा हूं ताकि आप लोग को ध्यान रहे। बार ग्राफ जो आपने अभी सीखा वो किसको डिनोट करता था? वो कौन सा रिप्रेजेंटेशन को दिखाता था? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप्ड होती थी वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चेक करो, वहां कोई ग्रुपिंग नहीं होती थी, कोई क्लास नहीं होता था। तो बार ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता था? तो जवाब है बार ग्राफ रिप्रेजेंट करता था अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। लेकिन बच्चों यहां पर हिस्टोग्राम किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो जवाब है हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करेगा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। तो हिस्टोग्राम किसको रिप्रेजेंट करेगा? ग्रुप्ड, थोड़ी जगह कम एडजस्ट करिएगा, ग्रुप्ड, मैं बोल भी रहा हूं साथ में, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। अब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते थे? तो जवाब है जिसमें कॉन्टिन्यूअस क्लासेस होती थी। ध्यान से चेक करिए, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल है, वेट्स इन किलोग्राम दिया हुआ इधर, और इधर क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी को चलिए हम F से दिखा देते हैं। तो इस कॉलम में हमने फ्रीक्वेंसी लिखी है और इस कॉलम में हमने वेट्स लिखे हुए हैं। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, 30.5 टू 35.5, ठीक, यानी कि 35.5 किलोग्राम से लेकर 35.5 किलोग्राम के बीच में कितने बच्चों का वेट है? 9, यानी कि 9 ऐसे बच्चे हैं क्लास में। टोटल 36 बच्चों को सर्वे किया गया। कितने बच्चों को चेक किया गया? 36 स्टूडेंट को, क्योंकि सभी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है? 36, ठीक है। तो उन 36 बच्चों में से 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी वेट 30.5 किलोग्राम से लेकर 35.5 किलोग्राम के बीच में, इंक्लूडिंग व्हाट? 30.5 किलोग्राम। 35.5 वाला इसमें नहीं आ रहा है। कोई डाउट है बताइए? तो ये सब आपको पढ़ना आता है, ठीक, ये सब आपको पढ़ना आता है। अब इसको आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है इसका, तो इसको आपको हिस्टोग्राम बनाना है। तो बच्चों देखिए, हिस्टोग्राम बनाते टाइम आपको 2 एक्सेस लेनी है, एक होगी आपकी वाई एक्सेस और एक होगी आपकी एक्स एक्सेस। करेक्ट बच्चों, एक्स एक्सेस पे हम लोग क्या रखते हैं? वेरिएबल्स रखते हैं। वेरिएबल्स का मतलब, अब यहां पर वेरिएबल क्या है? वेट है। वेरिएबल क्या है यहां पर? वेट है, ठीक है ना। तो अब यहां तो इंटरवल आ रहा है, तो क्या करें? ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहां पर हम लोग यूनिट सेलेक्ट कर रहे हैं। एक बात बताओ, कोई भी क्लास ले लो, ये वाली क्लास ले लो, ये सेकंड क्लास ले लो, थर्ड क्लास ले लो, यहां पर क्लास साइज कितना है? 5 का। चेक करो क्लास साइज कैसे निकालते थे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 35.5 में से आप माइनस करिए 30.5, कितना आ जाएगा? 5, ठीक। तो क्लास साइज कितना है बताइए? यहां पर 5 है, करेक्ट। तो क्लास साइज यहां पर 5 है, यानी कि अब पता है हम क्या करने जा रहे हैं? यहां पर ध्यान से चेक करिए, क्लास साइज तो यहां पर 5 है और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो कितनी है? 15 है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 15 है। तो बहुत ध्यान से चेक करिए, हम क्या कह रहे हैं? हम बोल रहे हैं यहां पर अब हमें यूनिट लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? यूनिट, कि भाई आपने एक्स एक्सेस पे क्या दिखाया और वाई एक्सेस पे क्या दिखाया और किस हिसाब से दिखाया है। तो हम यहां पे देखिए यूनिट लिखने जा रहे हैं। हमने लिखा ऑन एक्स एक्सेस, बहुत ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, ऑन एक्स एक्सेस हमने बोला कि 1 सेंटीमीटर या फिर 1 यूनिट इज इक्वल्स टू व्हाट? 5 किलोग्राम। चेक करो, 1 सेंटीमीटर में हम कितना दिखा रहे हैं? 5 किलोग्राम। अब अगर आपको यहाँ पे बोर्ड में ना दिख रहा हो तो मैं आपको दिखा दूं, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक बात बताओ बच्चों, ये एक्स एक्सेस है और एक है वाई एक्सेस है। सुनो, आपको पता है जहां पर एक्स और वाई एक्सेस इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट क्या होता है? 0,0 ओरिजिन होता है, यानी कि एक्स भी क्या है यहाँ 0 और वाई भी क्या है 0। लेकिन आपका जो इंटरवल है वो 0 से तो स्टार्ट हो नहीं रहा है। जब भी इंटरवल 0 से स्टार्ट ना हो, किसी और नंबर से स्टार्ट हो, तो हम किंकिंग कर देते हैं, किंक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? किंक। कभी सुना है? तो हम ऑन एक्स एक्सेस क्या करेंगे? किंक करेंगे। क्या करेंगे? किंक। अब ये किंक क्या होता है? किंक का मतलब होता है ब्रेकिंग करना। किंक का मतलब होता है ब्रेकिंग करना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा जरा। तो यहाँ पे देखिए, पहले ये एक्स एक्सेस ऐसी थी, हमने क्या कर दिया? हमने यहाँ पे ऐसे ये किंकिंग कर दी ऐसे, और बाकी ये रहा आपका पूरा एक्स एक्सेस। ग्राफ पेपर पे लेके तब ड्रॉ करेंगे आप लोग, ठीक। किंकिंग का मतलब 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? हाँ, तो थोड़ी सी ऐसे किंकिंग करने के बाद बच्चों
ठीक है, आपके ग्राफ पेपर पे जो लाइंस होती हैं ना, मतलब आपको बात समझो ना, देखो ये ऐसे आपका ग्राफ पेपर होगा ना, ऐसे है, ये ऐसे है ना, थोड़ी सी किंग कर दो यहाँ पे ऐसे बस, ठीक, तो यहाँ पे किंग कर दो ऐसे, लो बस, और यहाँ से स्टार्ट कर लो। चलो, नहीं समझ में आई बात, तो यहाँ किंग कर दी, यहाँ से स्टार्ट कर दिया, तो ये वाले पॉइंट को हमने क्या बोला 30.5, नेक्स्ट वाले पॉइंट को हमने क्या बोला 35.5, नेक्स्ट हमने क्या बोला 40.5, नेक्स्ट हमने क्या बोला 45.5, नेक्स्ट हमने क्या बोला 50.5, नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या बोला 55.5, नेक्स्ट हमने क्या बोला 60.5, और नेक्स्ट हमने क्या बोला 65.5। कोई डाउट है बताइए? अब आप देख लो बच्चों, ये 30.5 से लेके 35.5, ये लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना किलोग्राम दिखा रहे हैं हम 5 किलोग्राम दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, बात समझ में आएगी नहीं? तो हमने नीचे क्या लिखा है वेट्स इन किलोग्राम, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो हमने एक्स एक्सिस पे लिखा है वेट्स इन व्हाट, वेट्स इन किलोग्राम, इधर इंक्रीज कर रहा है वेट, कोई डाउट है? और वाई एक्सिस पे हमें क्या रखना है फ्रीक्वेंसी रखनी है, यानी कि हमें क्या रखना है वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखने, ठीक है? तो ये आपकी वर्टिकल एक्सिस है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं वाई एक्सिस बोलते हैं, तो ये देखिए ये आपकी वर्टिकल एक्सिस है वाई एक्सिस, ठीक, ये, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज आपको रखनी है, यानी कि क्या रखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है? तो यहाँ पे आपने लेना है क्या नंबर ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स, और ऐसे एरो लगा देना है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इधर क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना? बात समझ में आई कि नहीं? अब एक बार बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बोलिए 15। तो पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, आपने ग्राफ पेपर तो देखा ही है बच्चों, कुछ ऐसा होता है आपका ग्राफ पेपर, ठीक, बहुत ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, अगर इधर 0 है तो ये वाला क्या हो जाएगा 1, ये वाला क्या हो जाएगा 2, ये वाला क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। बच्चों एक बात बताओ, आपने ग्राफ पेपर देखा है, ठीक, तो बच्चों 0 और 1 के बीच में एक लाइन ऐसी पतली सी नहीं जा रही होती है, बोलो हाँ? तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर में, अगर मैं 1 सेंटीमीटर में कितने स्टूडेंट दिखा दूं 2, नहीं बात समझ में आई? 1 स्टूडेंट में वाई एक्सेस पे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए ऑन वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर में हम लोग कितने स्टूडेंट्स दिखा रहे हैं 2, नहीं समझ पाए बात? 1 सेंटीमीटर में कितने स्टूडेंट्स दिखा रहे हैं 2 स्टूडेंट्स दिखा रहे हैं, करेक्ट? तो 2 स्टूडेंट में 2 सेंटीमीटर में कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे 4। फिर से सुन लीजिए, नहीं समझ में आई बात, देखिए हमने लिखा ऑन वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट 2 स्टूडेंट्स। अब ध्यान समझो, अभी देखो ग्राफ से आपको समझ में आएगा, परेशान ना हो, देखो इधर सुनो, देखो ये चौड़ाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई भी कितनी 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देखिए ये जितनी ये चौड़ाई उतनी है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है 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 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर हमने 1 सेंटीमीटर पे हमने 2 लिख रखा है, 1 नहीं लिखा है। 1 क्यों लिखे भाई? 1 सेंटीमीटर बराबर कितना रख रहे हैं 2 स्टूडेंट, यानी कि जब भी 1 सेंटीमीटर लेंथ आएगी वाई एक्सेस पे तो वो किसको बताएगी 2 स्टूडेंट्स को बताएगी। नहीं समझ में आई बात? तो बच्चों यहाँ पर क्या आता है 2 स्टूडेंट्स, सॉरी 2 सेंटीमीटर, लेकिन वो बताएगा किसको 4 स्टूडेंट्स को। अब जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है वो एक काम कर ले भैया, यहाँ से जब आपने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर में 2 स्टूडेंट्स को दिखाएंगे तो यहाँ बोथ साइड आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, करो 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 करो, तो 2 सेंटीमीटर किसको दिखाएगा 2 1 जा 2, 2 सेंटीमीटर 2 2 जा 4, 2 सेंटीमीटर कितने स्टूडेंट्स को दिखाएगा 4 स्टूडेंट्स को। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब फिर से ये जो आपने यहाँ पे जो यूनिट लिख रखी वाई एक्सिस पे, इसी मल्टीप्लाई कर दिए, बोथ साइड 3 से करिए, तो 3 1 जा 3, लेफ्ट में आ जाएगा 3 सेंटीमीटर और राइट में 3 2 जा 6 स्टूडेंट्स, ठीक है? तो 3 सेंटीमीटर किसको दिखा रहा है 6 स्टूडेंट्स को। कोई डाउट है बताइए? अब बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई करिए बच्चों, तो 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4 2 जा 8, तो 4 सेंटीमीटर कितने स्टूडेंट्स को दिखा रहा है 8 को। चेक करो 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर किसको दिखा रहा है 8 स्टूडेंट्स को। तो 5 सेंटीमीटर कितने को दिखा रहा होगा 10 स्टूडेंट्स को, 6 सेंटीमीटर 12 स्टूडेंट्स को, 7 सेंटीमीटर 14 स्टूडेंट्स को, और 8 सेंटीमीटर आपका 16 स्टूडेंट्स को दिखा रहा होगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स हम 16 ही लेंगे बच्चों, क्योंकि हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पर 15 है। कोई डाउट है बताइए? अब आइए ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो करना कुछ नहीं है, ध्यान से चेक करो, 30.5 से लेके 35.5 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है 9 है, 9 है फ्रीक्वेंसी। 30.5 से लेके 35.5 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट 30.5 से 35.5 के बीच में है, इंक्लूडिंग 30.5 एक्सक्लूडिंग 35.5, कितने स्टूडेंट्स हैं 9। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये जो आपका 30.5 से लेके 35.5 तक का जो हाइट है रेक्टेंगल का, वो कहाँ तक जाएगा 9 तक। नहीं समझ में आई बात? हाँ, तो ये देखिए, ये अब 9 कैसे पहचाने सर,
यही तो मैं बता रहा था कि अगर यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ क्या है 1 सेंटीमीटर में कितने स्टूडेंट्स हैं 2, तो हाफ सेंटीमीटर में कितने स्टूडेंट होंगे 1। नहीं समझ में आई बात? हाँ, ध्यान से चेक करो ना, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स हैं अगर, तो डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। चेक करो, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से लेफ्ट में डिवाइड करो तो 1/2 कितना होता है 0.5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2/2 1। तो 0.5 स्टूडेंट्स में, सॉरी 0.5 सेंटीमीटर में कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे 1। बच्चों 0.5 कहाँ आएगा, ध्यान चेक करो, ये लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो 0.5 यहीं तो आता है। चेक करो ना ग्राफ में, ये ऐसा खाना है 1 सेंटीमीटर का, तो यहाँ आता है क्या 0.5, तो यहाँ आएगा 0.5, तो 0.5 स्टूडेंट किसको दिखाएगा 0.5 सेंटीमीटर किसको दिखाएगा 1 स्टूडेंट को। अब एक बात बताओ बच्चों, आपको कितने लेने 9, तो 9 कहाँ आएगा 8 और 10 के बीच में, तो 8 और 10 के बीच में 2 स्टूडेंट्स हैं टोटल, तो 8 पे यहाँ पे कितना सेंटीमीटर 4, तो 4.5 सेंटीमीटर किसको दिखाएगा 9 स्टूडेंट्स को। 4.5 सेंटीमीटर किसको दिखाएगा, अगर आपको भरोसा नहीं है आप चेक कर लो, 4.5 स्टूडेंट्स किसको, कितने 4.5 सेंटीमीटर कितने स्टूडेंट्स को दिखाएगा 9 को। कैसे आया सर, कैसे आया सर? सर इसमें बोथ साइड 4.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेफ्ट में करिए 4.5 से मल्टीप्लाई, 1 सेंटीमीटर में 2 स्टूडेंट थे, तो लेफ्ट में 4.5 से करो, राइट में 4.5 से करो, तो 4.5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट 4.5 इंटू 2 कितना होता है 9.09 ही तो होता है। तो 4.5 सेंटीमीटर किसको दिखाएगा 9 स्टूडेंट्स को। नहीं समझ में आई बात? यानी कि जब आप ग्राफ पेपर उठाया करेंगे बच्चों, तो आपको यहाँ पर 8 और 10 के बीच में यहाँ कुछ दिखाई पड़ेगा ऐसा, तो वो वही क्या होगा आपका 9। ठीक, तो ये देखिए, ये हमने एक क्लोज रेक्टेंगल ऐसा बना दिया। ठीक, उसके बाद 35.5 से 40 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है नेक्स्ट इंटरवल में 6, तो 35 से 40 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, तो ये हाइट कहाँ तक जाएगी नेक्स्ट वाले की 6 तक, और ऐसे जोड़ देंगे। 6 तो दिख रहा है आपको सामने। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिए जरा 40.5 से 45.5, 40.5 से 45.5 कहाँ आ रहा है 15 कहाँ आ रहा होगा बोलिए 14 और 16 के जस्ट बीच में, यहाँ पे मिडिल में, यहाँ कहीं आ रहा होगा। ठीक, तो नेक्स्ट वाला रेक्टेंगल जो है 40.5 से 45.5 के बीच में जो आपका ये हाइट जाएगी वो कहाँ तक जाएगी बोलिए स्टूडेंट्स, ये जाएगी आपकी 15 तक, ये ऐसे। ठीक है, कोई डाउट है? और ये 7.5 सेंटीमीटर होगा, कितना? अरे 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो यार, चेक करो ना, इसमें 7.5 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो तो क्या जाएगा 7.5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट 2 इंटू 7.5 15, तो 7.5 सेंटीमीटर कितने बच्चों को दिखा रहा होगा 15 स्टूडेंट्स को। समझना की बात की नहीं? अब नेक्स्ट वाला देखिए बच्चों, नेक्स्ट इंटरवल क्या है 45.5 से 50.5, तो 45.5 से 50.5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, तो ये हाइट कहाँ तक जाएगी 3 तक। 3 कहाँ आ रहा होगा 2 और 3 के जस्ट मिड पे, यहाँ कहीं, तो ये देखो ये बन गया। अब इसको हटा देते हैं डॉट डॉट वाला जो है, समझ में आ गई बात की नहीं? ठीक है, तो ये हमने जानबूझ के प्रोजेक्टर पे लिया था, वरना ये हमारे लिए पढ़ाना फिर संभव नहीं हो पाता। 50.5 से लेके 55.5, 50.5 से लेके 55.5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, तो ये हाइट कहाँ तक जाएगी 1 स्टूडेंट कहाँ आ रहा होगा 0.5 सेंटीमीटर में। चेक करो, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या है 0.5 है, तो ये हाइट यहीं तक जाएगी, यहाँ तक। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंटरवल है 55.5 से 60.5, 55.5 से 60.5। ठीक है, तो ये हाइट कहाँ तक जा रही है, सुनो कितने स्टूडेंट हैं 2, तो 2 स्टूडेंट कहाँ आ रहे हैं 1 सेंटीमीटर में, तो ये रही आपकी 1 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट यहाँ तक जाएगी। ठीक, तो ये देखिए, ये ऐसे आपके पास ये ग्राफ पेपर पे बन गया। कोई दिक्कत है बताइए? अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, सुनो बच्चों ध्यान से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए फटाफट। हाँ हाँ, कहाँ पे लिखें, जगह नहीं है। देखिए बच्चों, एरिया जो होता है किसका, रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू विड्थ होता है या लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। बच्चों मुझे देख के बताइए, ये पहला रेक्टेंगल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये आपका सिक्स्थ है। बच्चों सभी रेक्टेंगल को देखिए आप। ठीक है, अब हम आपको अगर अलग अलग रेक्टेंगल दे रहे हैं, बहुत ध्यान से चेक करिए बच्चों, हम आपको अलग अलग रेक्टेंगल दे रहे हैं और सभी रेक्टेंगल की विड्थ अगर हम सेम रखें, सुनो यहाँ पे देखिए कुछ कैलकुलेशन करने आ रहे हैं। मान लीजिए हर एक रेक्टेंगल की लेंथ हमने 1 दी है और विड्थ और इसकी लेंथ हम चेंज कर रहे हैं। एक बार लेंथ 3 रखी तो एरिया कितना आएगा 3 यूनिट। ठीक, 3 स्क्वायर यूनिट। अगर हमने इसकी लेंथ 4 दे दी पर विड्थ कितनी रखी इसकी 1, तो आंसर क्या आएगा 4। अगर हमने आपको 10 दे दिया इसकी लेंथ, तो आंसर क्या आएगा 10 स्क्वायर। यानी कि बच्चों समझिए, जब किसी रेक्टेंगल की विड्थ क्या रहती है सेम, चेक करो सभी रेक्टेंगल की विड्थ क्या है सेम, तो उस रेक्टेंगल का एरिया किस पे डिपेंड करता है, तो जवाब है उस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ पे डिपेंड करता है। चेक कर लीजिए। ठीक,
अब एक बात बताइए बच्चों, यहां पर कौन से रेक्टेंगल का एरिया सबसे ज्यादा होगा? तो जवाब है जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी। भैया विड्थ तो सबकी सेम है, विड्थ को कंपेयर करना तो बेकार है, तो आप कंपेयर किसको करोगे? लेंथ को। तो बच्चों जिस भी रेक्टेंगल की लेंथ सबसे ज्यादा है उसका एरिया सबसे ज्यादा होगा। तो कौन से रेक्टेंगल की लेंथ सबसे ज्यादा है? 40.5 से लेके 45.5 के बीच में जो है, इसी की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है 15। बात समझ में आई कि नहीं? तो सुनो मेरी बात, क्या हम इस फिगर को देख के ये नहीं बोल सकते एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ? चेक करो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? लेंथ। यानी कि जिस भी रेक्टेंगल का लेंथ सबसे ज्यादा होगा उसका एरिया सबसे ज्यादा होगा। बात समझ में कि नहीं? अब इसको और सुधार के बोल रहा हूं, ध्यान सुनो। लेंथ क्या है? तो जवाब है फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे लेंथ क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो यहां से कंक्लूजन निकला क्या? एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स इन हिस्टोग्राम, ध्यान से सुनिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? फ्रीक्वेंसीज। यही नोट लगाना है और याद करना है, आप इसको हल्के में मत लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इससे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ सीखेंगे, इतना आप पढ़ के आइएगा। क्या कंक्लूजन निकला? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू व्हाट? द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हमने क्यों लिखा? ध्यान से करो, इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है? 9। इसकी कितनी है? 6। यही करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। तो जिस भी रेक्टेंगल का एरिया सबसे ज्यादा होगा, बात समझ में, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, इसका मतलब है। बात समझ में कि नहीं? एंड वाइस वर्सा, मतलब कि जिस भी रेक्टेंगल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसका एरिया सबसे ज्यादा होगा। कोई डाउट है? अब ये जो सॉलिड फिगर बन के आ रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम। और ये क्या दिखाता है? तो जवाब है गिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। बात समझ में है कि नहीं? और सुनिए ध्यान से, इसमें स्टूडेंट्स हमें एक चीज और कवर करनी है, थोड़ा सा हाँ चीज हमें ये कवर करनी है बच्चों, बार ग्राफ जो आपने पढ़ा था, जो कि बार ग्राफ जो अभी आपने पढ़ा था, सुनिए, बार ग्राफ में रेक्टेंगल का विड्थ मैटर नहीं करता है। पढ़ा है आपने? बार ग्राफ में रेक्टेंगल का विड्थ मैटर नहीं करता है, यहां पे रेक्टेंगल का विड्थ मैटर करता है। तो ये भी पॉइंट हम लोग नोट लगाएंगे यहां पर। हेयर इन हिस्टोग्राम width of the rectangles matters। ठीक है, अब ये क्या बात बता दी? अभी तो आपकी सबकी विड्थ क्या है? 1 यूनिट है। ठीक है, अगर विड्थ चेंज होगी ना तो कुछ चेंजेस इसमें आएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, आज तो टाइम ओवर हो गया है, तो इतना सभी बच्चे अगर कॉपी कर लें तो सही रहेगा, और कुछ इसमें बताने वाली चीज़ है नहीं। तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट सिचुएशन है आपकी, ठीक है, आई थिंक दैट इज शायद एग्जाम्पल नंबर, आई थिंक कौन सा है ये, शायद 7 है। यस, तो एग्जाम्पल नंबर 7 है, वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन देखना ना भूला करिए, यहीं पे सारी सब चीज़ें छुपी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।